वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हमारे चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटरनल रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स। इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या देखा था कि जो 3% ऑफ ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लंग से टिश्यूज़ की तरफ, और जो 97% ऑफ ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाता है और उसके बाद ट्रांसफर होता है। तो हेमोग्लोबिन कौन सा है जिसमें Fe2+ 4 मॉलिक्यूल होते हैं, 4 आयंस होते हैं Fe2+ के, जो कि 4 मॉलिक्यूल्स O2 को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो इस तरह से Hb+4O2 गिव्स Hb4O2 हो जाता था। तो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते थे और वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाता था, तो फिर से रिवर्स रिएक्शन होता था और फिर O2 हमारे सेल्स को मिल जाता था। उसके बाद हमने देखा था एक बोर्स इफेक्ट, जिसमें कि हमने जाना था कि जो सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ O2 है वो किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। जितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वोलाई में रहेगा उतना ही वो उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ हेमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा हमारे ऑक्सीजन से। तो उसका हमने एक सिग्मॉइड कर्व देखा था, जो कर्व शिफ्ट होते जा रहा था कुछ पीएच चेंज के वजह से, कुछ एसिडिक चेंज के वजह से, जो कि CO2 के वजह से हो रहा था। तो उसे हम क्या बोलते थे, बोर्स इफेक्ट बोलते थे। उसके बाद हमने हेल्डेंस देखा था, हेल्डेंस इफेक्ट देखा था। और फिर उसके बाद हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी 3 फॉर्म में होते हैं, एक प्लाज्मा सॉल्यूशन फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और एक रेड ब्लड सेल्स के पास। तो प्लाज्मा फॉर्म में 7% में होता है, बाइकार्बोनेट में 70% में हो रहा था, और बचा हुआ जो भी था और रेड ब्लड्स के थ्रू हो रहा था। तो प्लाज्मा में क्या होता था, कार्बोनिक एसिड में चेंज होता था बट बहुत स्लो होता था, और बाइकार्बोनेट में क्या होता था, कार्बोनिक एसिड में चेंज होता था बट फास्ट होता था। तो ये सब हमने देखा था। अब हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज द लास्ट स्टेप टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल where food is oxidized and ATP is generated. It can be shown by 2 steps, oxidation and phosphorylation. तो ये 4th प्रोसेस है हमारे रेस्पिरेशन का स्टूडेंट्स। क्या है, लास्ट प्रोसेस है, 4th प्रोसेस है। तो ये कहाँ पे होता है, ये सेल्स में होता है, जहाँ कि हमारे फूड को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है और ATP में फॉर्म, ATP जनरेट किया जाता है। ATP क्या है, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है, उसमें वो जनरेट किया जाता है। तो 2 प्रोसेस से होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला है ऑक्सीडेशन और सेकेंड है फॉस्फोरिलेशन। तो ये 2 प्रोसेस से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल में होगा, नाम से ही पता चल रहा है सेल में होने वाला है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके ATP में चेंज किया जाएगा। तो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। तो क्या है, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है स्टूडेंट्स, और रिलीज ऑफ हीट, और हीट जनरेट करना है स्टूडेंट्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनका ऑक्सीडेशन होगा और फिर वो दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे और हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है प्लस O2, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किस में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 686 किलो कैलोरीज हीट निकल रहा है। क्या हो रहा है, 686 किलो कैलोरी हीट मिल रहा है हमें। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, थोड़ा ये रिएक्शंस पे आपको ध्यान देना है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऑफ हीट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है स्टूडेंट्स। अब तक ATP फॉर्म नहीं हुआ है, अब हम इस हीट को यूज़ करके ATP फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं क्या होता है। 2 प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन, जो कि हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में इंक्लूड होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन लास्ट स्टेप है हमारे रेस्पिरेशन का। इससे पहले हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखा था और इंटरनल रेस्पिरेशन देखा था। हम आगे देखते हैं और क्या है।
फॉस्फोरिलेशन देख लेते हैं. इट इन्वॉल्व्स ट्रैपिंग द हीट एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स टू ATP molecule. ATP is used to carry out vital life process and so it called as the energy currency of the cell. अब क्या होता है फॉस्फोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? वो हीट को यूज करके ADP मॉलिक्यूल्स को ATP में चेंज किया जाएगा. ADP क्या है? एडोनोसिन डाइफॉस्फेट. और ATP क्या है? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो अभी ADP में एक और फॉस्फेट ऐड करने के लिए एनर्जी लगेगा. तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आता है. तो उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को यूज़ करके हीट एनर्जी को यूज़ करके यहाँ पे ATP फॉर्म हो रहा है. तो नीचे रिएक्शन दिया है स्टूडेंट्स. ADP एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस सिंगल फॉस्फेट प्लस 7.3 किलो कैलोरी गिव्स ATP. ATP क्या है? एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स. और उस एनर्जी को यूज़ करके हम अपने रोज के एक्टिविटीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो ऑक्सीडेशन का काम क्या था? हीट एनर्जी को देना. और फॉस्फोरिलेशन में क्या हो रहा है? ADP और सिंगल फॉस्फेट उस हीट को यूज़ करके क्या कर रहे हैं? बाइंड हो रहे हैं और ATP फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो ये था आपका सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स, जिसमें 2 प्रोसेस इंक्लूड हुए हैं हमारे ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन. ऑक्सीडेशन में आपको हीट एनर्जी मिलेगा. उस हीट एनर्जी को यूज़ करके फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस में क्या होगा? ADP प्लस सिंगल फॉस्फेट मिल के क्या करेंगे? ATP फॉर्म करेंगे. और ATP आपको मालूम है एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है, जिसके वजह से हम रोज की एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स. ये 2 बॉन्ड ADP और फॉस्फेट का बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी का यूज़ किया जाता है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी. तो अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग. किस तरह से ब्रीथिंग, हमारा ब्रेन किस तरह से ब्रीथ को रेगुलेट करता है, किस तरह से उसे रेगुलेट करता है, देखते हैं. रेस्पिरेशन इज अंडर ड्यूअल कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल. तो रेस्पिरेशन 2 टाइप से कंट्रोल था, हमारे नर्वस सिस्टम से और हमारे अंदर जो केमिकल्स है उनके वजह से रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है. Human adult breathe about 12 times per minute while a newborn about 44 times per minute. Normal breathing is an involuntary process. तो जो अडल्ट होता है स्टूडेंट्स वो 12 से 13 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है. और जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है, न्यूली बर्थ वाला बेबी रहता है, वो 44 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर सकता है. और जो नॉर्मल ब्रीथिंग रहती है, हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग रहती है वो क्या रहती है? इनवॉलेंट्री, अनकंट्रोलेबल होती है स्टूडेंट्स. आप ज़्यादा देर तक कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं और आप चाह नहीं सकते कि हाँ हम अब भी सांस लेंगे, अब भी सांस नहीं लेंगे. तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं. ये अनकंट्रोलेबल है. इनवॉलेंट्री मतलब हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो ये है इस तरह से रेस्पिरेशन कंट्रोल किया जाता है. आगे हम पूरा प्रोसेस डिटेल में देखेंगे किस तरह से हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. स्टेडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स लोकेटेड इन अ पॉन्स एंड मेडुला एंड आर नोन एज रेस्पिरेटरी सेंटर. तो जो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग है, जो हम स्लो रेस्पायर करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो किससे कंट्रोल होता है? न्यूरॉन से कंट्रोल होता है. वो न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन के 2 पार्ट्स है स्टूडेंट्स. ब्रेन के 2 पार्ट्स है, उनका नाम क्या है? पॉन्स एंड मेडुला. ये ब्रेन में 2 पार्ट है जहाँ पे ये न्यूरॉन्स रहते हैं हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाले, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर. इट रेगुलेट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग. और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग को, कितने स्पीड से ब्रीथ करना है, कैसा ब्रीथ करना है और कब तक ब्रीथ करते रहना, कब तक इंस्पायर करना है, कब तक एक्सपायर करना है, उससे ये डिसाइड करते हैं, उससे रेगुलेट करते हैं. क्या करते हैं? उसे वो रेगुलेट करते हैं. सो ये पॉन्स है एंड मेडुला, जो 2 पार्ट है हमारे ब्रेन में, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं. यहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाले क्या रहते हैं? न्यूरॉन्स रहते हैं स्टूडेंट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन मेडुला विच इज इंस्पायरेटरी सेंटर, वेंट्रल लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन मेडुला, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर, एंड pneumatoxic center located in pons. Primary limits respiration, slow wave sleep and rapid eye movement sleep. तो ये 3 पार्ट में न्यूरॉन्स है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला क्या है? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. क्या है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स? जो कि इंस्पायर, मतलब ये न्यूरॉन्स इंस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे. और वेंट्रल लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये क्या है? ये इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों में इंटरफेयर करने वाले हैं. ये न्यूरॉन्स दोनों के लिए
दोनों के लिए क्या रहेंगे, दोनों में इन्वॉल्व होंगे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में इन्वॉल्व होंगे। और एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ पे लोकेट होता है, पॉन्स में लोकेट होता है, जो क्या करता है, हमारे इंस्पिरेशन को लिमिट करता है। हाँ, अभी तक हमें इंस्पायर करना है, ज़्यादा देर तक हम इंस्पायर भी नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक हम सांस भी अंदर नहीं ले सकते हैं। और क्या करता है, स्लो वेव स्लीप एंड रैपिड आई। तो हम जब सोते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे आंखों में बहुत मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये किसकी वजह से होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो पॉन्स में रहता है, उनके वजह से होता है स्टूडेंट्स। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है स्टूडेंट। डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मेडुला में होता है, वेंट्रल लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो मेडुला में होता है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में होता है, जो हमारा ब्रेन का पार्ट है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, 3 पार्ट में किस तरह से हो रहा है। अब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि और किस तरह से ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब तक तो हमने जाना है ये कहाँ पे लोकेटेड है स्टूडेंट्स, और कौन कौन से न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल है हमारे रेस्पिरेशन के लिए। अब हम आगे देखते हैं कैसे ये कंट्रोल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को। एपन्यूस्टिक सेंटर इन द मेडुला is antagonistic to the pneumotaxic center. It controls non-rapid eye movement, sleep and wakefulness. अब एक और सेंटर है स्टूडेंट्स, एपन्यूस्टिक सेंटर, जो कि मेडुला में प्रेजेंट रहता है। वो क्या है, अपोजिशन है, अपोजिट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिशन है, मतलब वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जैसा नहीं है, वो अलग है, उससे अपोजिट है। अपोजिट है मतलब वो उसके अपोजिट ही काम करेगा। तो इट कंट्रोल्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप एंड वेकफुलनेस। तो ये क्या करता है, आपको आपके आई मूवमेंट को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। आप जब सोते हैं तो आपकी आई मूवमेंट क्या रहती है, फास्ट रहती है। वो किसके वजह से होती है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर की वजह। पर आप जब नहीं सोते, अच्छे से आप नहीं सोते हैं, जब आप फुल वेव में नहीं सोते हैं, तब आपकी आई मूवमेंट रैपिड नहीं होती। तो ये कौन कंट्रोल करता है, एपन्यूस्टिक सेंट्रल कंट्रोल करता है, और आपको वो वेकफुल रखता है, आपको जगाए रखता है, आपको जगाए रखता है, वो उस फीलिंग में रखता है, जगे हुए फीलिंग में आपको रखता है ये। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हेन द लंग एक्सपांड टू ए क्रिटिकल पॉइंट, द स्ट्रेच receptor are stimulated and impulse are sent along the vagus nerve to the expiratory center. It send out inhibitory impulse to the इंस्पायरेटरी सेंटर। अब क्या होता है, जब आप इंस्पायर करते हैं, जब आप गैस अंदर लेते हैं, तो हमारे लंग्स फूलते जाते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट पे, एक लास्ट पॉइंट पे क्या होता है, ये मैसेज किधर जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर के पास मैसेज जाता है कि हमारे लंग्स एक्सपांड हो गए हैं। तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करता है, इम्पल्स सेंड करता है किसे, हमारे वेगस नर्व। ये सब नाम है स्टूडेंट्स अलग अलग नर्व्स के। हमारे वेगस नर्व्स के पास वो मैसेज भेजता है, और वेगस नर्व क्या करता है, एक्सपायरेटरी सेंटर को क्या करता है, मैसेज भेजता है कि अब बहुत हो गया इंस्पिरेशन, अब एक्सपायरेशन को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है। तो ये वेगस नर्व का काम है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर मैसेज भेजता है वेगस नर्व को। वेगस नर्व क्या है, एक्सपिरेटरी सेंटर को मैसेज भेजता है कि बस हुआ इंस्पिरेशन, अब बस हुआ, अब हमें क्या करना है, एक्सपिरेशन प्रोसेस को क्या करना है, स्टार्ट करना है। और वो क्या करता है, इंस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देता है, इंस्पायरेटरी सेंटर को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है वहीं पे, कि अब इंस्पायरेशन नहीं करना है, नहीं तो हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपांड होके बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से नर्व्स के वजह से मैसेज, न्यूरॉन्स के वजह से मैसेज सेंड हो रहे हैं। तो पहले स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेगा, वेगस नर्व को मैसेज भेजेगा। वेगस नर्व क्या करेगा, हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा, और एक्सपिरेटरी सेंटर को मैसेज सेंड करेगा कि एक्सपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से हमारे न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये हर सेकेंड वर्क करते रहते हैं, इसलिए हम हर सेकेंड रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। The inspiratory muscle relaxes and expiration follows. As air leaves the lungs during expiration, the lungs are deflated and the stretch receptor are no longer stimulated. Thus, the inspiratory center is no longer inhibited and a new respiration begins. अब क्या होगा, जब वेगस नर्व्स ने मैसेज भेज दिया है कि अब तुम्हें इंस्पिरेशन रोक देना और एक्सपिरेशन चालू करना है,
तो एक्सपिरेशन चालू हो जाते हैं और हमारा मसल्स रिलैक्स होने लगता है। जब गैसेस पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं लंग्स से तो हमारा लंग्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट डिफ्लेट हो जाएगा। डिफ्लेट होने के बाद क्या होगा, जो स्ट्रेच रिसेप्टर रहेंगे वो क्या होंगे, अब शांत, अब क्या हो जाएंगे, अब मैसेज नहीं सेंड करेंगे क्योंकि हमारा लंग्स तो आ गया है ना अपने पोजीशन पे, अब वो मैसेज नहीं सेंड करेंगे। मतलब इंस्पायरेटरी सेंटर फिर से चालू हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि जब तक स्ट्रेच रिसेप्टर इम्पल्स सेंड कर रहा था तब तक इंस्पिरेटरी सेंटर क्या था, इनहिबिटेड था, स्टॉप था ना स्टूडेंट्स। पर अब क्या हो रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर खुद ही रुक गया है क्योंकि स्ट्रेच है ही नहीं, हमारे लंग्स एक्सपांड हो ही नहीं रहे, तो स्ट्रेच रिसेप्टर मैसेज भी नहीं सेंड करेगा और हमारा इंस्पिरेटरी सेंटर स्टॉप भी नहीं होगा। फिर से वो इंस्पिरेशन स्टार्ट करेगा और फिर से इंस्पिरेशन स्टार्ट करेगा, फिर से हमारे लंग्स स्ट्रेच होंगे, फिर से स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, फिर से वेगस नर्व्स के पास मैसेज सेंड करेगा, फिर से वेगस नर्व इंस्पायरेशन को रोकेगा और फिर से एक्सपिरेशन चालू होगा, फिर से एक्सपिरेशन चालू होगा, फिर से इंस्पिरेशन चालू होगा। ऐसा ये साइकिल फिर चलते ही रहेगा स्टूडेंट्स, और इस वजह से हमारा रेस्पिरेशन चलते रहेगा। तो आपको समझना है कि किस तरह से हमारे न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं, किस तरह से इम्पल्स जा रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर कैसे काम कर रहे हैं, वेगस नर्व्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सब आपको ध्यान देना है और समझना है अच्छे से, और आपको एक बार बुक भी रीड करना है स्टूडेंट्स, सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको शॉर्ट में अपने खुद के नोट्स बनाए, शॉर्ट में ही आपको लिखना है सब, हाँ ये सब हो रहा है तो हो जाएगा आपको। दिस इवेंट आर कॉल्ड एज हायरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो भी आपको ये प्रोसेस दिख रहा है, वेगस नर्व, स्ट्रेच रिसेप्टर, जितना भी प्रोसेस, इसे हम क्या बोलते हैं, हायरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हायरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। हायरिंग ब्यूरर क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसने इसे पहली बार ऑब्जर्व किया था। द हायरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स कंट्रोल द डेप्थ एंड रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन, इट ऑल्सो प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम इन्फ्लेटिंग टू द पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग। तो ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेशन के रिदम को, हमारे रेस्पिरेशन के रिदम को कंट्रोल करता है और हमारे लंग्स को बर्स्ट होने से भी रोकता है। बर्स्ट कैसे होंगे, जब हमारा इंस्पिरेशन नहीं रुकेगा तो लंग्स बर्स्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इंस्पिरेशन क्यों रुकता है, इस एक्शन के वजह से रुक रहा है ना, जो हमारे स्ट्रेच नर्व्स के वजह से, वेगस नर्व्स के एक्शन के वजह से ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस रुक रहा है स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये जो हायरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स है ये क्या करता है, बर्स्ट होने से भी रोकता है। हायरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स एक नाम है स्टूडेंट्स, वो पूरे प्रोसेस का नाम है स्टूडेंट। जो भी आपने देखा वो स्ट्रेच नर्व्स, स्ट्रेच न्यूरॉन्स और ये वेगस नर्व्स का जो भी उनका प्रोसेस था ना स्टूडेंट्स, ये उस प्रोसेस का एक नाम दिया है हायरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्स मतलब एक्शन, एक्शन ले रहा है ना स्टूडेंट्स वो। The respiratory center has connection with the cerebral cortex, which means we can voluntarily change our pattern of breathing. Voluntary control is protective because it enables us to prevent water or irritating gases from the enter of the lung. तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर वो हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, जिसके वजह से हम कुछ वॉलेंट्री चेंज, कुछ अपने कंट्रोल से चेंज कर सकते। पर हम रेस्पिरेशन को नहीं कंट्रोल कर सकते, बट रेस्पिरेशन के पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्पिरेशन को नहीं कंट्रोल कर सकते स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन पैटर्न को ध्यान देना है। हम फास्ट भी ब्रीथ कर सकते हैं और स्लो भी ब्रीथ कर सकते हैं, तो पैटर्न चेंज हो रहा है। फास्ट भी ब्रीथ कर सकते हैं, स्लो भी ब्रीथ कर सकते हैं, थोड़ा सा रुक के भी हम ब्रीथ कर सकते हैं। तो हम ब्रीथिंग तो नहीं रोक सकते, पर उसके पैटर्न को हम कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये इस वजह से हमारा क्या है, एक प्रोटेक्टिव पैटर्न बन चुका है। मतलब ये वॉलेंट्री कंट्रोल क्यों दिए गए हैं हमारे सिस्टम में, कि ताकि हम जो हार्मफुल गैसेस उसे ना इनहेल कर पाए। हम जब पानी के अंदर हो तो हम अपनी सांस थोड़ी देर रोक पाए, हम पानी को ना इनहेल कर पाए। तो इस वजह से हमारे अंदर ये वॉलेंट्री कंट्रोल्स बने हुए हैं, ताकि हम पानी को अंदर ना ले पाए, ताकि हम हार्मफुल गैसेस को अंदर ना ले पाए। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे अंदर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंट्रोल होता है, उस तरह से रेगुलेट होता है न्यूरॉन से। सो ये सब आपको समझना है स्टूडेंट्स। कुछ चीज़ें वॉलेंट्री है ताकि हम हार्मफुल गैसेस ना ले पाए, पानी अंदर ना ले पाए। बट द एबिलिटी टू स्टॉप ब्रीथिंग इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द
ब्लड। तो मैंने आपको पहले बोला था आप थोड़ी देर के लिए ही अपने ब्रीथ को रोक सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए वो ब्रीथ नहीं रुक सकता है। और ये किस पे डिपेंड होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में, अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ते जाएगा तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और हम उतने देर तक ब्रीथिंग नहीं रोक पाएंगे, उतने देर तक हम ब्रीथिंग को नहीं रोक पाएंगे। तो जो ज़्यादा देर तक ब्रीथिंग रोकता है ना स्टूडेंट्स, तो उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है स्टूडेंट्स, नहीं बढ़ता है, इसके लिए वो ज़्यादा देर तक ब्रीथ रोक सकते हैं स्टूडेंट। और जो नॉर्मल पर्सन रहता है वो नहीं रोक पाता है ज़्यादा देर तक, क्योंकि उनमें उनका सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते जाता है ना स्टूडेंट्स। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में बढ़ते जाएंगे तो हमारे न्यूरॉन्स काम करेंगे और फिर वो ब्रीथिंग फिर से स्टार्ट होने लगेगी स्टूडेंट्स। तो हम ज़्यादा देर तक ब्रीथिंग को नहीं रोक सकते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट पे डिपेंड है, कितना हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड में। अब हम एक वीडियो से समझेंगे स्टूडेंट्स। हमको सबको मालूम है हमारा रेस्पिरेशन क्या है, मोस्टली इनवॉलेंट्री है, हम ब्रीथिंग को नहीं रोक सकते और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर करते हैं स्टूडेंट्स हमारे लंग्स से। ये सबको मालूम है, अब तक हमने ये समझ लिया है स्टूडेंट्स। और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत कब ज़्यादा पड़ती है, हम सब फास्टली ब्रीथिंग कब करते हैं, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। तो वो मैसेज कौन देता है कि हमें ज़रूरत है, तो वो मैसेज कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं वो देते हैं स्टूडेंट्स। जो कहाँ पे देते हैं, वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स, यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कुछ रिसेप्टर्स हमारे ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स को मैसेज देते हैं। और यहाँ से रेस्पिरेटरी सेंटर से कुछ मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे लंग्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, वहाँ पे इन्फ्लेट होता है तो वहाँ पे स्ट्रेच नर्व्स रहते हैं, ये सब काम होते रहते हैं। और कुछ फ्रेनिक नर्व रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं, कुछ फ्रेनिक नर्व रहते हैं जो हमारे डायफ्राम को कंट्रोल करते हैं। और इंटरकोस्टल नर्व क्या करते हैं, हमारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं। अब हमारे ब्रेन में देखो जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है स्टूडेंट्स। क्या है वो रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं। हमने पढ़ा था वहाँ पे मेडुला में डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है। और दूसरा क्या है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, क्या है मेडुला में क्या है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है। तो ये हमने पढ़ा था वहाँ पे, जो दो पार्ट थे वहाँ पे हमने पढ़ा था। और हमने एक पढ़ा था न्यूमोटैक्सिक करके, तो यहाँ पे आपको रेड और ग्रीन कलर का पार्ट दिखा, तो रेड वाला क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है स्टूडेंट्स। और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो एपन्यूस्टिक सेंटर है स्टूडेंट्स। और जैसे जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा, तो हमारे पीएच लेवल में क्या होगा, चेंज आते जाएगा। आपको पहले ही मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसके वजह से पीएच लेवल कम होता है, ज़्यादा होता है। तो उस वजह से पीएच लेवल कम ज़्यादा होता है, तो हमारे केमोरिसेप्टर केमिकल्स अब आते हैं, केमोरिसेप्टर्स मैसेज देना स्टार्ट करते हैं। किसे वो मैसेज देंगे, हमारे पेरिफेरल नर्व्स को मैसेज देंगे। किसे मैसेज देंगे, वो हमारे पेरिफेरल नर्व्स को वो मैसेज देंगे। और पेरिफेरल नर्व्स का किसे मैसेज देंगे, हमारे वेगस नर्व्स को वो मैसेज देंगे कि इतना ब्रीदिंग करना है हमें, क्योंकि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन लेना है। तो वो वेगस नर्व्स का काम है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करने का किसे काम है, वेगस नर्व। और फिर वो वेगस नर्व क्या करेगा, सबको रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज देगा, और रेस्पिरेटरी सेंटर सब नर्व्स को मैसेज देगा, मोटर नर्व्स को मैसेज देगा कि अब एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन का रेट बढ़ाओ और ऑक्सीजन की अमाउंट बॉडी में बढ़ाओ करके। तो ये कुछ मैकेनिको रिसेप्टर्स है, जैसे कि स्ट्रेच रिसेप्टर दो की लंग्स को कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट्स, लंग्स को बर्स्ट होने से बचाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हायरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स भी बोल रहे थे, जिसे उस प्रोसेस को कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स किसे मैसेज देंगे, हमारे वेगस नर्व्स को मैसेज देंगे, वेगस नर्व्स कंट्रोल करेगा एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को स्टूडेंट्स। सो ये आगे है वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है स्टूडेंट्स यहाँ पे। और आपको कुछ नर्व्स दिख रहे होंगे, वो सब एक्स्ट्रा है, वो आप आगे पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स क्या होता है। तो अभी कुछ
और नर्व्स होते हैं इसमें जो कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ वॉलेंट्री कंट्रोल्स भी होते हैं जिसके जो हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के वजह से होता है वॉलेंट्री कंट्रोल कुछ। तो वो वॉलेंट्री कंट्रोल किस लिए हो रहा था स्टूडेंट्स, कि ताकि हम वाटर को लंग्स में ना इनहेल कर पाए, ना हार्मफुल गैसेस। तो ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, वो डायरेक्ट किससे जुड़ा है, रेस्पिरेटरी सेंटर से जुड़ा है। वो रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज देगा स्टूडेंट्स और वहाँ से वो कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये समझा होगा।